मैं कई दिन से महसूस कर रहा था कि कोई नादीदा वजूद है जो हर वक्त मेरे आस पास रहता है। ख़ास कर तन्हाई में चलते हुए लगता कि कोई मेरे साथ चल रहा है और अक्सर मेरे पीछे कदमों की चाप सुनाई देती। मुड़कर देखता तो कोई ना होता और घर से बाहर ये एहसास मज़ीद कभी हो जाता और रात के किसी पहर अचानक मेरी आंख खुल जाती। कमरे से बाहर कदमों की चाप सुनाई देती और जैसे कोई चल फिर रहा हो। दरवाज़ा खोल कर देखता तो कोई मौजूद ना होता और इसके अलावा एक और तब्दीली भी मैंने महसूस की। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द गुलाब की महक मौजूद रहती। ऑफिस में, घर में और राह चलते हुए मुसलसल गुलाब की मशहूर कुन खुशबू मेरे आस पास रहा करती। राधा एक पुरअसरार नावल, एक ऐसे खानदान की दास्तान जो शैतानी मखलूक के चुंगल में फंस गया था। ये सब कुछ मेरे मुल्तान से वापस आने के बाद शुरू हुआ था और हुआ यूं कि हेड ऑफिस ने मुझे मुल्तान भेजा और वहाँ एक भारी जिम्मेदार हमारे बैंक की ब्रांच अकाउंट खोलना चाहता था, लेकिन उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और मुझे उसे मुतमईन करने के लिए भेजा गया। ज़िला खानेवाल के नवाह में उसकी सैकड़ों एकड़ अराजी थी और देहात के लोग अलल सुबह जागने की आदी होती हैं और इसीलिए उनका हर काम बहुत सुबह शुरू हो जाता है। मज़कूरा ज़िम्मेदार अली नवाज़ ने सुबह 6 बजे का टाइम दिया था और इसीलिए मैं रात ही को रवाना हो गया। बस फराटे बढ़ती जा रही थी और आधी रात का वक़्त था। तकरीबन सारे ही मुसाफिर सो रहे थे और कई तो बाकायदा खराटे नशर कर रहे थे और मेरी सीट ड्राइवर के बिल्कुल पीछे थी। दौरान सफ़र मुझे नींद नहीं आई, लेकिन ना जाने उस दिन कैसे मुझ पर गनूदगी छा गई और अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और 100 मील के फ़ी घंटा से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलने वाली बस तकरीबन उलटते उलटते बची और मेरा सर ज़ोर से ड्राइवर की सीट की पुश से टकराया और आंखों के आगे तारे नाच गए और जो मुसाफिर सो रहे थे वो सीटों से नीचे आ रहे और टायरों के ज़मीन के साथ रगड़ खाने की ज़ोरदार आवाज़ के साथ रबड़ के जलने की बू भी महसूस हुई। मुसाफिर ड्राइवर को बुला भला कहने लगे और बस सड़क के बीचों बीच आड़ी तिरछी रुकी हुई थी और रात का अंधेरा हर सू फैला हुआ था। बस के इंजन बंद होने की वजह से उसकी लाइट्स भी ऑफ हो गई और ड्राइवर दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे यूं साकत बैठा था जैसे इंसान नहीं पत्थर का मुजस्मा हो। क्या बात है उस्ताद, नींद आ गई थी? और मेरे साथ बैठा मुसाफिर जो सीट से लड़क कर नीचे जा गिरा था उठते हुए बोला, या नशा कर रखा है और अभी बस उलट जाती तो एक भी जिंदा ना बचता। और उसने ड्राइवर को डांटा। देगर मुसाफिर भी ड्राइवर को कोस रहे थे, लेकिन वो सबसे बेनियाज सड़क को घूर रहा था और बस का मालिक पिछली सीट पर सो रहा था और जल्दी से लंगड़ाता हुआ आगे आया और शायद उसे भी चोट लगी थी। उसने झुक कर ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा तो वह यूं उछला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो और फिर खाली खाली नज़रों से उसे देखने लगा। क्या बात है उस्ताद, क्या हुआ? और उसने ड्राइवर की हालत के पेशे नज़र आहिस्ता से पूछा। वो सामने, और ड्राइवर की आवाज़ खौफ से कांप रही थी। वहाँ क्या है? और शायद तुझे नींद आ गई होगी, उसने नागवारी से कहा, और चल पीछे आ जा, मैं चलाता हूँ। और कई बार कहा है कि नींद आई तो बता दिया कर, शर्माया ना कर, चल पीछे। और अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई, और वरना तूने तो मरवाने में कोई कसर ना छोड़ी थी। साई रमज़ान, मैं अल्लाह पाक की कसम खाता हूँ कि मैं जाग रहा हूँ और नींद आई तो मैं कभी ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठता। और वहाँ सड़क के दरमियान एक जवान लड़की खड़ी थी। रोशनी पड़ी तो मैंने ब्रेक लगाए, पर मेरा ख्याल है कि वो बस के नीचे आ गई है और बुरी तरह घबराया हुआ था। अल्लाह खैर। और रमज़ान जल्दी से नीचे उतर आया। उसकी देखा देखी कई मुसाफिर भी उतर गए और मैं भी नीचे आ गया। रात की तारीकी में कुछ देखना मुश्किल था और सड़क के दोनों तरफ शायद खेत थे और क्योंकि दूर दूर तक किसी इमारत का ह्योला तक नजर न आ रहा था। अचानक मुझे गुलाब की खुशबू महसूस हुई और मेरा वजूद जैसे मुअत्तर हो गया और शायद करीब ही गुलाब के पौधों का फार्म होगा। और मेरे दिल में ख्याल आया। रमज़ान बस से टार्च निकाल लाया और उसकी रोशनी सड़क पर डाल रहा था और वह थोड़ी दूर चल कर गया और फिर वापस आ गया। चलो चलो बैठो, कुछ भी नहीं हुआ, उसने मुसाफिरों से कहा और सब ऊपर चढ़ गए और जिनमें कई मौका से फ़ायदा उठाकर रफ़ा हाजत के लिए सड़क के किनारे बैठ गए थे।
خیر ان کے آنے پر رمضان نے چلو استاد کا نعرہ لگایا اور ڈرائیور نے بس اسٹارٹ کی تو گرر گرر کی آواز آئی، لیکن انجن سٹارٹ نہ ہوا۔ کئی بار کوشش کرنے پر بھی وہی نتیجہ رہا اور ستیہ ناث، اور رمضان بڑبڑایا اور نیچے اتر کر اس نے بونٹ اٹھا دیا۔ کافی دیر تارے کی روشنی میں جائزہ لیتا رہا اور کچھ پرزوں کو اس نے ٹھوک بجا کر دیکھا۔ چل استاد سلف مار، اور اس کی چیختی آواز باہر سے سنائی دی، لیکن ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ نیچے آ کر خود ہی دیکھ اس مصیبت کو، اس نے ڈرائیور کی کھڑکی کے پاس آ کر کہا، اور دسمبر کا مہینہ تھا، یخ بستہ موسم میں اس بیچارے کی کلفی جم گئی تھی۔ نہیں نہیں، میں نیچے نہیں اتروں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور سڑک کے درمیان ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی اور بریک لگانے کے باوجود بس اس کے اوپر سے گزر گئی، اور اس کی گھبراہٹ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس بار رمضان بھی پریشان ہو گیا اور اس نے ٹارچ کی روشنی میں بس کے آگے والے حصے کو غور سے دیکھا اور جھک کر بمپر کو دیکھنے کے بعد اس کا منہ بن گیا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا استاد؟ اگر کوئی لڑکی بس سے ٹکرائی ہوتی تو اس کا خون بس کی باڈی پر ضرور لگتا، اور سمجھ میں آئی بات؟ چل نیچے اتر کر انجن دیکھ، اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اس نے ڈرائیور کو برا بلا کہلاتے ہوئے نیچے آنے کو کہا، اور مسافروں کے اصرار پر وہ کپ کپاتا ہوا نیچے تو اتر گیا، لیکن خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، اور جیسے اس لڑکی کی روح اسے بھی کھا جائے گی۔ اور مالک کے ڈانٹے پر وہ چلا تو گیا تھا، پر خوف کی اس حالت میں آ کر کچھ کرنا بھی چاہتا تو ممکن نہ تھا۔ رمضان نے اس کی سیٹ سنبھال کر انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن لا حاصل، اور مسافر بھی پریشان ہو گئے، اور آدھی رات کا وقت، ویران سڑک، اور کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ خاص کر وہ مسافر جن کے ساتھ خواتین تھی بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ اچانک بجلی زور سے چمکی اور ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو خیرہ کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور مصیبت پر مصیبت رمضان بڑبڑایا۔ ڈرائیور جلدی سے بھاگتا ہوا اندر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ کے پاس سٹول نما سیٹ پر بیٹھ گیا، اور کھڑکیاں اور دروازے بند ہونے کے باوجود یک بستہ ہوا نے کپ کپا کر رکھ دیا۔ بس خاص نئی اور آرام دہ تھی، اور انجن کی خرابی سمجھ سے باہر تھی۔ شاید ڈیڈ بریک لگانے کی وجہ سے کوئی تار وغیرہ کھڑک گئی تھی، اور میں نے جب سے سگریٹ نکال کر سلگایا، اور جس سے سردی کا احساس کچھ کم ہو گیا، اور بجلی کی کڑک سے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ دیکھو سامنے، اور اچانک ڈرائیور زور سے چلایا اور سب چونک گئے۔ وہ انگلی سے سامنے سڑک کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور کیا ہے سامنے؟ کیا پاگل ہو گیا ہے؟ رمضان جو پہلے ہی جنجلایا ہوا تھا ڈرائیور پر برس پڑا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بجلی چمکی تو میں نے خود دیکھا، سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی، اور وہ خوف زدہ ہو کر سیٹ سے اٹھ کر پیچھے آنے لگا۔ یہ نشہ تو نہیں کرتا؟ اور ایک مسافر نے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ نہیں بھائی، نشہ تو دور کی بات ہے، یہ تو سگریٹ اور چائے بھی نہیں پیتا، اور 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ اور رمضان کہنے لگا کہ ڈرائیور کو نہ جانے کیا دکھائی دیتا تھا کہ وہ بری طرح خوف زدہ ہو گیا، جبکہ اصل خطرہ یہ تھا کہ سامنے یا پیچھے سے آنے والی کوئی اور گاڑی اندھیرے کی وجہ سے ہماری بس سے ٹکرا نہ جائے۔ اور میں نے اس کا اظہار رمضان سے کیا تو وہ ٹارچ جلا کر بس کی پچھلی سیٹ پر اس طرح رکھ آیا کہ اس کا رخ باہر کی طرف تھا، اور پیچھے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، پر سامنے سے ٹکرانے کا خدشہ اب بھی موجود تھا۔ ایک مسافر کی بیگ میں ٹارچ تھی، اور وہ آگے کی جانب لگا دی گئی، اور بارش کا زور ٹوٹنے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور بجلی چمکتی تو ایک لمحے کے لیے ہر طرف خیرہ کن روشنی چھا جاتی، اور پھر گھور اندھیرا، اور بارش نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ شام تک تو ایک بادل بھی نہ تھا، اور اب بارش ہے کہ جیسے آج ہی برسنا ہے اسے۔ اور ایک مسافر کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ اللہ کے کاموں میں کسے دخل ہے بھائی، بس دعا کرو، ایک بزرگ نے کہا، اور پھر جس طرح اچانک بارش شروع ہوئی تھی اسی طرح ختم ہو گئی۔ اور رمضان جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے غیر ارادی طور پر سلف میں چابی گھمائی تو انجن سٹارٹ ہو گیا۔ اس نے 2-3 بار زور زور سے ریس دی، اور جیسے انجن کبھی خراب ہوا ہی نہ ہو، اور سب نے شکر ادا کیا۔ اس طرح تقریباً 1 گھنٹے کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا، اور اب رمضان خود بس چلا رہا تھا۔ اس نے سپیڈ بڑھا دی، اور اس لیے 20-25 منٹ کی تاخیر سے بہرحال ہم ملتان پہنچ گئے۔ میں نے رکشہ پکڑا اور مطلوبہ پتے پر جا پہنچا، اور اللہ ناز ڈھا بڑے اتفاق سے ملا، اور پیٹ بھر کے ناشتہ کرنے کے بعد اسے معاملات طے پا گئے۔ وہ ہمارے بینک کی تحویل برانچ میں اکاؤنٹ کھولنے پر آمادہ ہو گیا۔
और 11 बजे के करीब मैंने वापसी की राह ली और उसने बहुत कहा ज़्यादा तो नहीं तो 1-2 दिन ही उसे मेज़बानी का मौका दूं, पर उसका मैं शुक्रिया अदा करके निकल आया। दूसरे रोज़ हेड ऑफिस रिपोर्ट की तो चेयरमैन बहुत खुश हुआ और TAD के अलावा उन्होंने भारी बोनस भी दिया और मेरी कोलीग्स का ख्याल था कि मेरा प्रमोशन पक्का है और मज़कूरा ज़िम्मेदार के अकाउंट खोलने से बैंक को काफ़ी फ़ायदा हुआ। दूसरे दिन चेयरमैन ने मुझे ऑफिस में बुलाया और मैं खुश गया कि अभी प्रमोशन लेटर लेकर आता हूं, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरअक्स। मुझे ट्रांसफ़र लेटर मिला और चेयरमैन का ख्याल था कि मेरी सलाहियतों की वजह से जिस तरह ये उखड़ा शख्स गराबरागब हुआ है उस तरह दीगर ज़िम्मेदारों को भी मैं अपने बैंक में अकाउंट खोलने पर आमादा कर सकता हूं और ज्वाइनिंग के लिए मुझे 2 दिन दिए गए। अपनी दास्तान बयान करने से पहले मैं आपसे मुतारफ़ हो जाऊं और मेरा नाम फ़ारूक अहमद खान है और एक खुशहाल और खुशकिस्मत इंसान हूं। खूबसूरत और खूबसूरत बीवी साइमा और 2 प्यारे प्यारे बच्चे, 7 साला आहद और 5 साला मोमना, अच्छी मुलाजमत, शफीक माँ और मोहब्बत करने वाली बहनें और भाई, और मुझे वह सब कुछ मुयस्सर था जिसकी हर किसी को ख्वाहिश होती है। और जब मैंने प्रमोशन और ट्रांसफ़र की खबर आकर घर सुनाई तो साइमा जहां मेरी प्रमोशन से खुश हुई, वहीं इस बात ने उसे अफसरदा कर दिया कि सब को छोड़ कर जाना पड़ेगा। और बड़े भाई ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, सरकारी मुलाजमत है और कुछ अरसे बाद फिर वापस ट्रांसफ़र हो जाएगी। और वो 2 दिन बाद मैं ज्वाइनिंग के लिए रवाना हुआ। लाहौर से मज़कूरा शहर 4-5 घंटे की मसाफत पर था और इसलिए मैं फजर की नमाज के बाद रवाना हुआ और यूं भी रात के साबका सफरी तजर्बे ने मुझे मोहतात कर दिया। तकरीबन 11 बजे मैं वहां पहुंच गया और छोटा सा शहर तांगे वाले ने लगभग 20 मिनट के मुझे लारी अड्डा से बैंक के सामने पहुंचा दिया। स्टाफ ने नहायत तपाक से मेरा इस्तकबाल किया और साबक मैनेजर बुजुर्ग आदमी थे और अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो रहे थे। बाकी अमला भी अच्छे लोगों पर मुश्तमिल था और ख़ास कर कैशियर इमरान तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो उम्र में मुझसे 2-3 साल छोटा होगा। हंसमुख और मिलनसार इंसान था और हम थोड़ी ही देर में बेतकल्लफ हो गए। दफ्तर में मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा और छुट्टी के बाद इमरान इसरार करके अपने घर ले गया और उसकी बीवी नाजिश तालीम याफ्ता और सुलझे हुए मिजाज की बीवी थी, मालिक थी। इमरान के 3 बच्चे थे और तीनों बेटे, और उसने शायद दफ्तर से नाजिश को फ़ोन कर दिया था और इसलिए दस्तरख्वान पर कई किस्म के खाने मौजूद थे। खाना वाकई लजीज था और उस पर मियाँ बीवी के खरूस ने उस लज्जत को दुबाला कर दिया। खाने के दौरान नाजिश मुझसे मेरे घर वालों के मुतल्लिक पूछती रही। साइमा और बच्चों के आने का सुनकर बहुत खुश हुई और खाने और चाय के बाद असल मकसद की तरफ आया। इमरान, मुझे किराए पर एक अच्छा सा मकान चाहिए। खान भाई, कोई मसला नहीं और कल ही मकान की तलाश शुरू कर देते हैं। पर कुछ सोच कर कहने लगा, खान भाई, यहाँ से थोड़ी दूर प्रोफेसर साहब का शानदार बंगला खाली तो है, लेकिन, और इतना कहकर वो खामोश हो गया। लेकिन क्या? कुछ नहीं। और उसने एक नज़र नाजिश और बच्चों को देखा और फिर कहने लगा, अच्छा, कल जाकर देख लेते हैं और अगर आपको पसंद आई तो उनसे बात कर लेंगे। कल क्यों, आज ही चलते हैं। ठीक है खान भाई। और वो फौरन तैयार हो गया। बाहर आकर मैंने पूछा कि तुम कुछ कहते कहते रुक गए थे, क्या बात है? आइए थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं और मैं आपको सारी बात बता देता हूँ और फिर जो आपका फैसला हो। उसने सामने बने पार्क की तरफ इशारा किया और मुझे उसके पुरइसरार अंदाज पर हैरत हुई, लेकिन उसके साथ चल पड़ा। और शाम का वक्त था और पार्क में इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। हम एक बेंच पर बैठ गए और कुछ देर सोने के बाद कहने लगा, खान भाई, इस बंगले के बारे में मशहूर है कि वो असीब ज़दा है और वह जो भी रिहाइश अख्तियार करता है उसके साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर पेश आता है। इमरान, तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो और आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में इन बातों पर कौन यकीन करता है? आप ठीक कहते हैं, पर जो कुछ वहाँ ज़हूर पजीर हुआ है उसे देखिए तो। और वह अपनी बात मुकम्मल ना कर पाया था और मैंने टोक दिया, क्या हुआ था वहाँ? और मैंने दिलचस्पी से पूछा। वो कुछ देर की खामोशी के बाद कहने लगा, खान भाई, ज़्यादा तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, जो कुछ लोगों से सुना है वो आपको बता देता हूँ। प्रोफेसर साहब का पूरा नाम मिर्ज़ा अब्दत बेग है, लेकिन पुकारे वो प्रोफेसर बेग के नाम से जाते हैं। और उनके 2 ही बच्चे थे, मासूद और नौरीन। मासूद अमेरिका तालीम हासिल करने गया और फिर वहीं मुलाजमत और शादी करके मुस्तकिल सेटल हो गया। और नौरीन
सुना है कि नहायत हसीन थी और उसकी शादी उसके खालाजाद सर्जन ताहर से हुई, और जो खुद भी खूबरू जवान था और उन्हें चांद सूरज की जोड़ी कहा जाता है। और ये बंगला जो हम देखने जा रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने बड़े चाव से तामीर करवा के नूरीन को जहेज में दिया था, और डॉक्टर ताहर का ख्याल था कि उस बंगले में अपना छोटा सा अस्पताल बना लेंगे। लेकिन अफसोस कि जिंदगी ने उनको मोहलत ना दी और वो दोनों मियाँ बीवी इस दुनिया से चले गए। क्या उनका एक्सीडेंट हुआ था? और मेरे पूछने पर उसने नफी में सर हिलाया। नहीं खान भाई, और मैं शुरू से सारा वाकया आपको सुनाता हूँ। नूरीन और ताहर शादी के चंद दिन बाद उसी बंगले में शिफ्ट हो गए, और ज़रूरत की कौन सी शायद थी जो प्रोफेसर साहब ने अपनी अकलौती बेटी को ना दी। लेकिन अफसोस कि उसे इस्तेमाल करना उसकी किस्मत में ना था। शादी के कुछ अरसा बाद नूरीन की तबीयत खराब रहने लगी और ताहर एक काबिल डॉक्टर था, इसलिए पहले तो खुद इलाज करता रहा। लेकिन नूरीन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। बहुत इलाज करवाया गया और काबिल से काबिल डॉक्टर ने चेक किया, लेकिन उसका मर्ज किसी की समझ में ना आ सका। और थोड़े अरसे बाद नूरीन सूख कर कांटा हो गई। वो हर वक्त बहकी बहकी बातें करती और रातों को उठकर जोर जोर से चीखती। प्रोफेसर साहब के अजीज़ व अकारब ने उनको मशवरा दिया कि नूरीन को किसी आमल या पीर फकीर को दिखाएं, लेकिन वे इन बातों को खराफार समझते। और नूरीन की वालदा साबरा बेगम ने जब बेटी की हालत दम बदम बिगड़ते देखी तो एक मौलवी साहब को बुलवाया, और जिसने नूरीन को देकर कहा कि उस पर एक ज़बरदस्त असीब ने कब्जा जमा रखा है, लेकिन ये काम उसके बहस से बाहर है, और जो किसी आमल को बुलवा कर उसका इलाज करवाए। और उसके बाद कई आमल पीर फकीर आए, लेकिन कोई दुआ कारगर ना हुई। मर्ज बढ़ता गया जू दवा की, और थक हार उन्होंने इलाज करवाना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद हैरत अंगेज तौर पर नूरीन की हालत संभल गई और सब ने सुख का सांस लिया। मिसेस बेग ने बेटी की सेहतयाबी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी का एहतमाम किया, और जिसमें उनके करीबी अजीज मदऊ थे। रंगारंग तकरीब जारी थी कि यकायक मौसम के तेवर बदलना शुरू हो गए। बारिश और आंधी का तूफान और इस तरह अचानक नाज़िल हुआ कि सब हैरान रह गए, और मौसम के बायस तकरीब जल्द ख़त्म कर दी गई। मेहमान अफरा तफरी में रुखसत हो गए, और नूरीन ने अपनी वालदा से कहा, अम्मी जान, हम भी वापस घर जा रहे हैं। मिसेस बेग ने बहुत कहा, बेटा मौसम खराब है, सुबह चली जाना। और वो ना मानी, और दोनों मियाँ बीवी वापस बंगले पर आ गए। और दूसरे दिन मिसेस बेग ने नूरीन की खैरियत दरियाफत करने के लिए फ़ोन किया, और घंटी बजती रही मगर किसी ने फ़ोन ना उठाया। कई मरतबा फ़ोन करने पर यही नतीजा निकला तो मिसेस बेग को फिक्र लाहक हुई। खुदा खैर करे, और नूरीन के घर से कोई फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, और मेरे दिल में तो हौल उठ रहे हैं। चले ज़रा उनके घर आएँ। और उन्होंने प्रोफेसर साहब से कहा, अल्लाह की बंदी, तुम तो ख्वाह परेशान हो जाती हो, और रात देर तक पार्टी में जागते रहे होंगे, इसीलिए सो रहे होंगे। उठेंगे तो खुद ही फ़ोन कर लेंगे। और प्रोफेसर साहब हंस पड़े। लेकिन ममता के हाथों मजबूर मिसेस बेग बार बार फ़ोन करती रहीं, और थोड़ी देर बाद उन्होंने रोते हुए प्रोफेसर साहब से नूरीन के घर चलने के लिए इसरार किया। बीवी की परेशानी देखते हुए इस बार इनकार न कर सके, और नूरीन के घर जाकर उन्होंने घंटी बजाई, और बार बार बजाने पर भी दरवाज़ा ना खुला तो प्रोफेसर साहब भी परेशान हो गए। सामने तोकीर साहब का बंगला था, और उन्होंने जाकर उनको बताया, और नूरीन की बीमारी के मतलब वो भी जानते थे, इसलिए जल्दी से अपने बेटे साजिद को लेकर फौरन उनके साथ चल पड़े। उन्होंने भी 3-4 घंटी बजाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अंकल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दीवार फलांग कर अंदर से गेट खोल देता हूँ, साजिद ने कहा। बेटा, जो मुनासिब समझो, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। मिसेस बेग चुपके चुपके रो रही थीं, और साजिद ने दीवार फलांग कर जल्दी से गेट खोल दिया, और सब अंदर दाखिल हुए। और सामने बरामदे की लाइट जल रही थी। प्रोफेसर साहब के अंदर दाखिल होते ही आवाज़ दी कि कोई जवाब ना आया, और वह जल्दी से नूरीन के ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। जवाब ना पाकर उसे खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से बंद था, और मिसेस बेग की सिसकियां तेज हो गईं। साजिद, दरवाज़ा तोड़ देते हैं। और तोकीर साहब ने बेटे से कहा, और फिर दोनों ने कंधों के पे दरबों से दरवाज़ा तोड़ दिया। प्रोफेसर साहब और उनकी बेगम जल्दी से अंदर दाखिल हुए। तोकीर साहब और साजिद नामुहर्रम होने की वजह से बाहर ही रुक गए, और अगले ही लम्हे मिसेस बेग की हौलनाक चीख सुनाई दी, और उसके बाद फौरन ही किसी के गिरने का धमाका हुआ, और दोनों बाप बेटा जल्दी से अंदर दाखिल हुए। और वहां का हौलनाक मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
प्रोफेसर साहब खौफ और सदमे से गंग खड़े थे और दिल दहला देने वाला मंजर नजरों के सामने था। ख्वाब की दीवारों पर जगह जगह खून के छींटे और गोश्त के नन्हे नन्हे लोथरे चिपके हुए थे और बेड की चादर खून से भरी हुई थी और सामने ही 2 इंसानी ढांचे पड़े थे। यूं लगता था किसी दरिंदे ने दोनों के जिस्मों का सारा गोश्त नोच कर खा लिया हो। चेहरे पर जगह जगह किसी जानवर के नोकीले पंजों के निशानात थे और आंखों से खून और मवाद बहकर चेहरे पर जम चुका था। नूरीन की लाश को बल्कि ढांचा कहना ठीक होगा और ताहर के ढांचे के बिल्कुल पास पड़ा था। उसकी आंखें और जुबान बाहर निकली हुई थीं और जिस्म की बेशतर हड्डियां नजर आ रही थीं। सिर्फ दोनों के चेहरे सलामत थे और उसी वजह से उनकी शिनाख्त हो सकी। कोई भी ज्यादा देर तक उस मंदिर को ना देख सका, बल्कि तौकीर साहब को तो उबकाई आ गई और वह जल्दी से कमरे से बाहर भागे। मिसिस बेग कालीन पर बेहोश पड़ी थीं और साजिद ने प्रोफेसर साहब के साथ मिलकर मिसिस बेग को उठाया और उन्हें लेकर बाहर आ गए। और बाद में पुलिस आई और बहुत तफ्तीश हुई, लेकिन उस भयानक वारदात के बारे में मालूम ना हो सका कि यह सब कुछ किसने और क्यों किया। और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक घर से कोई कीमती चीज़ गायब ना थी। हत्ता के नूरीन के वो जेवरात भी ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद मिले जो वो गुज़श्ता रात पार्टी में पहने हुए थी। उसके अलावा नूरीन और ताहरों के जिस्मों की जो हालत थी, उसे तो यही ज़ाहिर होता था कि जैसे ये किसी गैर इंसानी मखलूक का काम है। खान भाई, ये सब मुझे नूरीन के हमसाया लड़के माजिद ने बताया था और वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आता था। पुलिस ने बहुत सर खपाया और कोई फ़ायदा ना हुआ और उन लोगों की किसी से दुश्मनी ना थी और आखिर थक हार कर पुलिस ने केस दाखिल दफ्तर कर दिया। उस सारे वाक़े में अहम बात यह थी कि कमरा हर तरफ से बंद था और प्रोफेसर साहब के सामने ही साजिद और उसके अब्बू ने दरवाज़ा तोड़ा था और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। यही वजह है कि लोगों ने यह कहा कि जिन्नात की कारस्तानी है और इमरान ने तफसील से बताया। तुम्हारा क्या ख्याल है, यह सब किसने किया होगा? खान भाई, इस वाक़े से कुछ अरसा कबल ये बात काफ़ी मशहूर हुई थी कि एक डाकू पुलिस के मुकाबले में ज़ख्मी होकर किसी तरह छुपता छुपाता डॉक्टर ताहर के पास आया और उससे दरख्वास्त की कि उसके जिस्म से गोली निकाल दे और डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करके उसके जिस्म की गोली निकाल दी, लेकिन उसे बेहोशी की हालत में पुलिस के हवाले कर दिया और हो सकता है कि यह सब कुछ उसी ने किया हो। तुम्हारा मतलब है कि डाकू उनको मारकर उनका गोश्त नोच कर खा गया? नहीं खान भाई, मैं ये तो नहीं कह रहा और जो कुछ लोगों ने कहा उस पर यकीन करने को दिल नहीं चाहता। तुमने खुद ही तो बताया है कि जब प्रोफेसर साहब ने नूरीन के बेडरूम का दरवाज़ा तोड़कर तो खिड़कियां बदस्तूर बंद थी और फिर डाकू अपना बदला किस तरह ले सकता है? खान साहब, आजकल तो चोर डाकू भी जदीद साइंस से फ़वायद हासिल कर रहे हैं और हो सकता है कि उस डाकू ने भी कोई ऐसा ही तरीका अपनाया हो। उसने कहाँ बात की क्या किया था और ये एक मुअम्मा था, लेकिन मैंने मज़ीद बात ना की। और अब आपका क्या ख्याल है? इमरान ने मेरी तरफ देखा। वही जो पहले था, और बंगला अगर अच्छा और रिहाइश के काबिल है तो अभी चलकर प्रोफेसर साहब से बात कर लेते हैं, मैंने हंसकर कहा। ठीक है खान भाई, जैसे आपकी मर्जी। उसने कंधे उचकाए और हम प्रोफेसर साहब से मिले और बंगला देखा और किराए पर हासिल कर लिया। उन्होंने भी दबे दबे अल्फाज में वही बातें की जो इमरान मुझे पहले ही बता चुका था, पर मैंने जाहल लोगों की खराफात कहकर उन्हें मुतमिन कर दिया। बंगला वाकई बहुत खूबसूरत था और सिर्फ मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से वीरान लग रहा था। सामने गिराज और एक साइड पर लान जो कभी वाकई खूबसूरत और हरा भरा रहा होगा, अब उजड़ा पड़ा था और लान के बाद बरामदा था और दाईं तरफ ड्राइंग रूम, दरमियान में टीवी लॉन्ज और उसके बाद 2 बेडरूम्स। लॉन्ज से ही सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं और ऊपर वाली मंजिल का नक्शा भी उसी जैसा था। घर में मुकम्मल फर्नीचर मौजूद था, लेकिन हर चीज़ धूल में अटी पड़ी थी। और दूसरी तरफ फिर एक बरामदा था और उसके बाद छोटा सा सहन और दाएं तरफ किचन था। एक हफ्ते बाद हम लोग उस बंगले में शिफ्ट हो चुके थे और मैंने साइमा को बंगले से मनसूब बातों के बारे में एक लफ्ज़ भी ना बताया कि बिला वजह परेशान होगी, और बल्कि सच पूछे तो मुझे खुद भी इस बात पर ज़्यादा यकीन ना आया। प्रोफेसर साहब ने उसकी सफाई सुथराई करवा दी और लान से झाड़ झंकार ख़त्म होने के बाद वो भी अच्छा लग रहा था और अभी 2 छुट्टियां बाकी थीं। इसलिए दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद हम सारे घर में घूम फिर कर उसका जायज़ा ले रहे थे और घूमते फिरते हम बेडरूम में आ गए और ये वही बेडरूम था और जिसमें वो हौलनाक वारदात हुई थी।
अचानक मुझे अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया और शायद इस वाक़े का असर था जो इमरान ने मुझे सुनाया था। इन बातों का मेरे दिमाग ने कुछ ज़्यादा ही असर ले लिया, हालांकि मैं एक तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल इंसान हूँ। जिन्नात के वजूद को तस्लीम तो करता हूँ क्योंकि उनका जिक्र हमारे कुरान मजीद में भी मौजूद है, लेकिन ऐसी बातें कि जिन फलां पर आशिक हो गया, घर पर कब्जा कर लिया, वगैरह वगैरह, इन सब बातों को मैं खराफात से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। लेकिन और ये सब कुछ जब हमारे साथ हुआ तो उसने मुझे हर बात मानने पर मजबूर कर दिया। खैर, आगे चलकर आपको सब बातों का पता चल जाएगा। जब हम बेडरूम में दाखिल हुए तो साइमा की खुशी दीदनी थी और बेडरूम वाकई खूबसूरत था और बड़ी बड़ी फ्रेंच विंडोज, पेश कीमत ईरानी कालीन और कीमती फानूस गर्द, ये कि कमरे की हर चीज़ बहुत नफीस और खूबसूरत थी। सारा फर्नीचर नहायत कीमती लकड़ी से बना हुआ था और कालीन इतना दबीज और नरम के पांव उसमें धनस जाते। अटैच बाथ और दरअसल ये 2 कमरे थे जिनके दरमियान एक दरवाज़ा था और एक बड़ा बेडरूम और उसके साथ वाला कमरा ज़रा छोटा, लेकिन वो भी खूबसूरत फर्नीचर से मुज़य्यन था। इसमें हम दोनों और साथ वाले बेडरूम में बच्चे सोएंगे और साइमा ने फौरन फैसला सुना दिया। अचानक मोमना ने एक तरफ देख कर रोना शुरू कर दिया और फिर दौड़ती हुई जल्दी से साइमा की टांगों से लिपट गई। मामा मुझे उठा लें और वो बार बार कमरे के कोने को देखती और रोने लग जाती और साइमा उसके इस तरह अचानक रोने से परेशान हो गई। क्या बात है, क्यों रो रही हो? उसने मोमना को उठाते हुए पूछा, लेकिन कुछ बताने की बजाय वो मसलसल रोए जा रही थी और साइमा ने उसका सर अपने कंधे से लगा लिया और वो माँ के कंधे से लगकर सिसकियाँ लेने लगी और थोड़ी देर बाद चुप कर गई और साइमा ने उसे नीचे उतार दिया। वो खेलने लगी और साइमा और मैं सामान की तरतीब के बारे में बातें करने लगे और उसे बागबानी का बहुत शौक था। कहने लगी, आप मुझे किसी माली का इंतज़ाम कर दें और नर्सरी से अच्छे अच्छे पौधे ला दें, मैं लान ठीक करवा लूँ। और सारा दिन में हमने घर की सेटिंग में गुजार दिया और नाजिश थोड़ी देर बाद आ गई थी और वो भी हमारे साथ काम करवाती रहीं, साथ साथ अपने मशवरों से भी नवाजती रहीं और दोनों का काम करता छोड़कर मैं मार्केट चला गया। मैं चाहता था कि महीने भर का राशन ले लूं और खाना भी बाजार से ले आऊं और जब मैं वापस आया तो साइमा सेटिंग करके फारिग हो चुकी थी। नाजिश भाभी तो घर चली गई और उनके बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो गया था और साइमा ने मेरे हाथ से शापर लेते हुए बताया कि खाने और चाय के बाद मैंने साइमा से कहा, मैं बैंक का एक चक्कर लगा आऊं, जल्दी आइएगा। और साइमा ने कहा और मैं सर हिलाकर बाहर निकल आया। मौसम अच्छा था और इसलिए मैं पैदल ही चल पड़ा और बैंक वहां से कुछ ज्यादा फासले पर ना था। इमरान मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, खान साहब, अभी मैं आपको ही याद कर रहा था। क्यों खैरियत? आज रात का खाना आप लोग हमारे साथ खाएंगे? और भाई, अभी तो दोपहर का खाना खाकर सीधा यहीं आया हूं। और मैंने जवाब दिया और काफ़ी देर तक हम बैंक और यहाँ के कस्टमर्स के बारे में बातें करते रहे और वो यहाँ के लोगों के रवैये और आदत के बारे में मुझे बताता रहा। और अगले दिन मैंने बाकायदा ड्यूटी ज्वाइन कर ली और वक़्त पुरसकून अंदाज में गुजर रहा था कि एक दिन हस्बे मामूल बैंक से वापस आया तो साइमा ड्राइंग रूम में बैठी कुछ परेशान और उलझी दिखाई दी और मेरे पूछने पर कहने लगी, समझ में नहीं आता कि बच्चों को क्या हो गया है। मैंने इत्मीनान की सांस ली और साइमा, बच्चे तो शरारतें करते ही रहते हैं और तुम ख्वाह परेशान हो जाती हो। फारूक, ये बात नहीं, और उनकी शरारतें तो मुझे बोरियत से बचाए रखती हैं। फिर क्या बात है? और मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। और मैं भी कैसी अजीब औरत हूँ कि आप थके हुए आए हैं? और मैंने चाय तक का नहीं पूछा और ये कहकर वो उठने लगी तो मैंने उसके बाजू पकड़ कर दोबारा सोफे पर बिठाते हुए कहा, नहीं, पहले मुझे बताओ क्या बात है। 2-3 दिन पहले की बात है कि दोनों बच्चे बेडरूम में खेल रहे थे और मैं किचन में अपना काम कर रही थी। अचानक मोमना के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई और मैंने दोनों के लिए दूध बनाया और उन्हें देने के लिए गई तो मोमना कहने लगी, मामा, अभी मैंने नहीं पीना और मैं आंटी के साथ खेल रही हूँ। और ये कहकर वह कमरे में एक तरफ देखने लगी और आंटी बाल मेरी तरफ फेंके और फिर हैरत से कमरे में चारों तरफ देखा। आंटी, आप कहाँ चली गईं? और मैंने इधर उधर देखा और कमरे में बच्चों के सिवा कोई नहीं था और मोमना हैरान सी मतलाशी नज़रों से चारों तरफ देखकर उसे पुकार रही थी, आंटी, आंटी, आप कहाँ चली गई? और वो किसी नादीदा आंटी को पुकार रही थी
اور میں نے आहत کی तरफ देखता तो वो बेड पर बैठा कार्टून बना रहा था। आहत बेटा, मोमना किस आंटी की बात कर रही हैं? उसने सर उठाकर मुझे देखा और पता नहीं मामा, मैंने तो किसी आंटी को नहीं देखा, और सर झुकाकर अपने काम में मसरूफ हो गया। खैर मैंने इस बात पर कोई तवज्जो न दी, और आपको तो पता है कि मोमना कितनी शरारती है। मैं समझी कि दूध ना पीने का बहाना बना रही है, और मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली मोमना की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, आंटी आप कहाँ चली गई थी? और मैं फौरन वापस मुड़ी और अंदर झांक कर देखा तो कमरे में उन दोनों के सिवा कोई ना था, और मोमना फिर हैरान सी चारों तरफ देखकर पुकार रही थी, आंटी आंटी। और मुझे खौफ महसूस हुआ और मैं दोनों बच्चों को लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। वो खासी उलझी हुई और परेशान दिखाई दे रही थी, और मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं, और बच्चे अमूमन ऐसी शरारतें करते रहते हैं। लेकिन उसी रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे मज़ीद उलझा दिया। मैं उस दिन बहुत थका हुआ था, इसलिए बेसुध होकर सोया, और अचानक किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया, और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और देखा तो साइमा मेरे बेड के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, और इशारे से मुझे अपने पीछे आने का कहकर वो दबे पांव चलती हुई दोनों कमरों के दरमियान दरवाजे के पास खड़ी हो गई। तो मैं भी उसके पीछे आ गया, और उसने मुझे अंदर झांकने का इशारा किया, और मैंने एहतियात से अंदर झांका। दोनों बच्चे बेखबर सो रहे थे, और मैंने सवालिया नजरों से साइमा की तरफ देखा, और जिसने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ा हुआ था, और फिर आहिस्ता से पूछा, क्या बात है? उसने भी अंदर झांका और हैरान हो गई, और फिर लपक कर अंदर गई और जाकर सोई हुई मोमना को उठाकर सीने से लगा लिया, और मुझे आहत खान को उठाने का इशारा किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और हम दोनों बच्चे को उठाए अपने कमरे में आ गए। उसने मोमना को अपने सीने से चिमटा रखा था, और मैंने उससे मोमना को लेकर आहिस्ता से बेड पर लिटा दिया, और आहत पहले लिटा चुका था। और फिर कूलर से पानी का गिलास भरकर साइमा को दिया, और जिसने एक सांस में खाली कर दिया। वो यूं हाँप रही थी जैसे मीलों भागती हुई आई हो, और पानी पीने के बाद उसके कोई हवास कुछ बहाल हुए। तो मैंने पूछा, साइमा क्या बात है, क्या था कमरे में? उसने डुबडुबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा, और मोमना की हंसने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई, और पहले तो मैं समझी कि वह नींद में हंस रही है, और मैं करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी कि अचानक मोमना की आवाज़ आई, आंटी फिर मुझे झूला झुलाएं। और मैं फ़ौरन उठकर गई, और ये कहकर उसने एक झुरझुरी ली और मेरे बाजू से लग गई। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? और मैंने उसे तसल्ली देते हुए पूछा, और क्या था बच्चों के कमरे में? उसने नाकाबिले यकीन सी बात बताई, फारूक आप यकीन करें कि बच्चों के बेड पर एक नहायत हसीन औरत बैठी मोमना को अपने बाजू में झूला झुला रही थी, और जैसे ही कमरे में मैं दाखिल हुई उसने मेरी तरफ देखा, और इतना कहकर साइमा ने सोई हुई मोमना पर हाथ रख दिया। और फारूक आप शायद मेरी बात पर यकीन ना करें कि उस औरत ने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा, और मोमना को बेड पर लिटाकर अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैंने उसकी बात गौर से सुनी, लेकिन सच पूछे तो इस वक्त मुझे साइमा की बात पर बिल्कुल यकीन ना आया, और मैंने महज उसकी तसल्ली की खातिर कहा, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। और फिर उसके इत्मीनान के लिए साइड टेबल की दराज से रिवाल्वर निकाला और उसे गोद में रखते हुए कहा, अब अगर कोई आया तो बच कर नहीं जा सकेगा। और मेरी तसल्ली से वह जल्द ही दोबारा नींद की वादियों में खो गई। 2 या 3 दिन के बाद की बात है कि अभी मुझे बैंक पहुंचने में ज़्यादा देर ना हुई थी कि साइमा का फ़ोन आ गया, फारूक आप फौरन घर आ जाएं। और उसकी आवाज़ में घबराहट थी। खैर ये तो है फारूक, मैं कह रही हूँ कि आप जल्दी से घर आ जाएं। और मैं उसी वक्त घर पहुंचा तो साइमा दोनों बच्चों के साथ बाहर लान में खड़ी थी, और उसकी आंखें सुर्ख थीं। यकीनन वो रोती रही थी, और मोमना को उसने उठाया हुआ था और आहत खान के साथ लगा रखा था। और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो वह तीर की तरह मेरी तरफ आई और अंदर बेडरूम में जाकर देखें। मैं फौरन बेडरूम की तरफ लपका, और अंदर जाकर देखा तो कुछ भी ना था, और साइमा दोनों बच्चों के लिए बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी हैरत भरी नज़रों से अंदर की जानब देख रही थी। और मैं झंझला गया, क्या बात है साइमा, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? वो रोने लगी, और मुझे अपने लहजे का एहसास हुआ, और मैंने नरम लहजे में दोबारा उससे पूछा, कुछ बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? उसने फिर एक ऐसी बात बताई और जिस पर यकीन करना मुश्किल था। फारूक, मैं बच्चों के लिए दूध बनाकर अंदर आई तो देखा कि दोनों बच्चे मिठाई खा रहे हैं, और रात वाली औरत उनके पास खड़ी है। और फिर फरियादी नज़रों से मेरी तरफ देखकर बोली, फारूक मुझे इस घर से कहीं दूर ले जाएं, और हम इस घर में नहीं रहेंगे, प्लीज़ आप कोई और घर तलाश करें। और मैंने उस वक्त उसे कुछ नहीं कहा बल्कि तसल्ली दी,
ठीक है, कोई और घर तलाश करते हैं। लेकिन मुझे साइमा की बात से इत्तेफाक नहीं था। शायद फिर घर से आने के बाद वो तन्हाई महसूस करने लगी थी और मैंने बच्चों से पूछा और उनका कहना था कि एक आंटी ने उनके साथ खेलती और उनके खाने पीने की अशिया लाकर देती है। और खैर मैंने सोचा कि इमरान से कहकर किसी दूसरे घर का बंदोबस्त करता हूँ। और रात को साइमा ने बच्चों को अपने साथ सुलाया और मैं दूसरे कमरे में सो गया। और दूसरे दिन नाश्ते के बाद मैंने कहा, मैं बैंक जाते हुए तुम्हें नादिश के घर छोड़ दूंगा और दफ्तर के बाद मैं और इमरान मकान तलाश करते हैं और इंशाल्लाह 1-2 दिन में मकान मिल जाएगा और हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। और साइमा कुछ शर्मिंदा सी थी, कहने लगी, और मेरी वजह से आप परेशान हो गए हैं और पता नहीं कि यह सब क्या है और कहीं मेरा वहम ही ना हो। कुछ भी है, अब हम इस मकान में नहीं रहेंगे और ख्वाह परेशानी पालने से क्या फ़ायदा। और मैंने उसे तसल्ली की खातिर कहा। साइमा ने मुझे खुदा हाफिज कहा और मैं बैंक चला गया। मसरूफियत की वजह से मकान वाली बात मेरे ज़हन से निकल गई और दूसरी रात भी मैं साथ वाले कमरे में सो गया। और रात न जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरी आंख खुल गई और यूं महसूस हुआ जैसे मेरे साथ बेड पर कोई और भी मौजूद है। कमरे में 0 पावर का नीलगो बल्ब जल रहा था और मैंने करवट बदल कर देखा तो साइमा बेड के दूसरे किनारे पर मेरी तरफ पुश्त किए बैठी थी। स्याह घने बाल उसकी पुश्त पर फैले हुए थे और उसने मुड़कर मेरी तरफ खमार आलूद नजरों से देखा। हसीन आंखों में प्यार का समुंदर ठाठे मार रहा था और उसके हाथ में ताज़ा गुलाब था जिसकी खुशबू से कमरा महक रहा था। और उसने गुलाब मेरे नाक से लगा दिया। खुशबू से मेरा वजूद मुअत्तर हो गया और मैंने उसे हाथ से पकड़ा तो पके हुए फल की तरह मेरे ऊपर आन गिरी। और यूं तो साइमा के अंदाज में मुझे हमेशा खुद सुपुर्दगी हुआ करती, लेकिन आज उसकी हर अदा में एक खास किस्म का वालहानापन था और वो जैसे मेरे वजूद में छा गई और कमरा उसकी मुअत्तर सांसों से महक गया और हम एक दूसरे में खो गए। उठे खान साहब, क्या बात है? और रात नींद नहीं आई और अभी तो सुबह सवेरे जागने की आदी हैं और आज क्या हो गया? और साइमन ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। ये खूब कही तुमने और रात को सोने नहीं दिया और अब कह रही हो कि रात को नींद नहीं आई और बड़ी चालाक हो तुम। और मेरी आंखों में अभी तक गुजरी रात का खमार था। ख्वाब फिर किसी वक्त देख लीजिएगा, अब उठ जाए, नमाज कदा हो जाएगी। और वो मेरी तरफ देख कर हंसी। काश ऐसे सपने तो हर रोज आया करें और वैसे रात मोहब्बत जो मुझे तुमसे मिली है उसके लिए शुक्रिया। अरे, और ये गुलाब का फूल कहाँ से आया? और वह चौंक कर तकिए की तरफ देखने लगी। और लान में तो अभी गुलाब के पौधों पर फूल लगे ही नहीं। और अब की बार मैंने हैरत उसकी तरफ देखा और तुम रात को खुद ही तो लाई थी। मैं कहाँ से गुलाब लाती भला? और वह हैरत से गुलाब के फूल को देख रही थी और मैं उसकी बात सुनकर उठ बैठा। रात मैं भी हैरान था कि तुम ये ताज़ा फूल कहाँ से लाई हो, लेकिन तुमने सोचने का मौका ही ना दिया। और खान साहब संजीदा हो जाएं, मैं ये फूल नहीं लाई और रात तो मैं आपके कमरे में आई ही नहीं, बल्कि कुछ जल्दी सो गई थी। और सुबह सुबह इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। मैं हंस पड़ा। आपकी कसम, मैं सच कह रही हूँ। और उसके लहजे की संजीदगी से मैं हैरान रह गया। साइमा कभी भी मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती थी। और रात आपने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? और उसने कुछ सोचते हुए पूछा। अगर मैंने ख्वाब देखा है तो ये गुलाब का ताज़ा फूल कहाँ से आया? वाकई बात तो आपकी सही है। और हम दोनों कुछ देर बैठे यही सोचते रहे और फिर उठकर हाथ मुंह धोकर नाश्ते के टेबल पर पहुंच गया। उस वाक़े ने मुझे बुरी तरह उलझा दिया। अगर वो साइमा नहीं तो फिर कौन थी? और ये सवाल बार बार मेरे ज़हन में डंक मार रहा था। मैं उसे ख्वाब मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और एक तो ख्वाब इतना वाज़े नहीं होता और फिर वो गुलाब का ताज़ा फूल। और यूं तो साइमा के अंदाज में हमेशा मेरे लिए प्यार होता, लेकिन गुज़श्ता रात उसके अंदाज में ऐसी वाराफ्तगी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। और साइमा का इस बात से सख्ती से इनकार करना कि कल रात तो मेरे कमरे में आई ही नहीं, ये सब क्या है? और मैं जितना सोचता उतना ही उलझता गया। साइमा, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी तो नहीं? और मैंने नाश्ता करते हुए पूछा और उसकी आंखों में उलझन थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बाद औकात इंसान नींद में मुकाम कर गुजरता है और जिसका उसे जागने पर एहसास भी नहीं होता। और मैंने उसे समझाया, अगर आपकी बात को सच मान भी लिया जाए तो गुलाब का फूल कहाँ से आया? और उसकी दलील काफ़ी मजबूत थी। और मैंने कंधे उचकाए और ऐसे सर खुपाने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर किसी वक्त बात करेंगे। और जब मैं बैंक के लिए रवाना होने लगा तो साइमन ने मुझे याद दिलाया कि आज ज़रूर आप आहद और मोमना के एडमिशन के लिए किसी अच्छे से स्कूल के बारे में मालूम करें।
ठीक है, आज ज़रूर ये काम कर लूँगा। और साइमन ने मुझे मुस्कुराते हुए रुखसत किया। उस दिन मैं बैंक जाकर कुछ ऐसा मसरूफ़ हुआ कि सर खुजाने की फुर्सत ना मिली। खान साहब, क्या सारे साल का काम आज ही ख़त्म करना है? और इमरान ने अंदर दाखिल होकर क्लार्क की तरफ इशारा किया और देखे क्या टाइम हो गया। मैंने दोनों हाथों को सर से बुलंद करके अंगड़ाई ली और दुखते हुए सर को कुर्सी की पुष्ट से टिका दिया और सारा स्टाफ जा चुका था। यार, आज तो वक्त गुजारने का एहसास हुआ और ना लंच का होश रहा। लेकिन अब इस वक्त क्या खाएं और घर चलकर ही रात का खाना खा लेंगे। ऐसा करो, असलम से कहो कि जल्दी से 2 कप चाय बना दे। और मैंने भी चाय बनवा ली है और साथ हल्का फुल्का खाने का इंतजाम भी कर लिया। उसने मुलाजिम को आवाज़ दी और जल्दी से चाय ले आओ। और थोड़ी देर बाद असलम ट्राली धकेलता हुआ अंदर आ गया। चाय के साथ बिस्कुट और समोसे भी थे। और चाय पीकर इमरान ने पूछा, चले खान साहब? और दरअसल आज होम गवर्नमेंट का आर्डर था और मैं ठीक 5 बजे घर आ जाऊं और उसे किसी सहेली के बैठने की सालगिरह में जाना है। ठीक है, तुम जाओ और थोड़ा सा काम बाकी है और सोचता हूं कि ख़त्म करके ही उठूं। और मैंने सामने पड़ी फाइलों की तरफ देखा। अशरफ बैठा है और आपके जाने के बाद ला कर देगा, उसने जाते हुए कहा। ठीक है, तुम जाओ। और उसके जाने के बाद मैं दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि जैसे सामने कोई खड़ा है और मैंने चौंक कर देखा तो शशदर रह गया। मेरे सामने एक हट्टा कट्टा तवील कामत शख्स खड़ा था और उसके जिस्म पर सिवाय एक धोती के कुछ ना था और गले में उसने कई किस्म की मालाएं पहनी हुई थी। एक मोटी सी माला उसके हाथ में भी थी और सर अंडे के छिलके की तरह साफ और दरमियान में एक मोटी सी चोटी और जिसे उसने सीने पर डाल रखा था। और वह मैंने खेत में नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मोटे बद्दे होंठ खुल रहे थे और उंगलियां माला के दानों पर तेजी से मुतहरक थीं। नंगे जिस्म पर जर्द रंग मला हुआ था और माथे पर तिलक का निशान उसे हिंदू ज़ाहिर कर रहा था। और वह कब आया और मुझे मुतलक खबर ना हुई। और सबसे अहम बात यह थी कि बैंक टाइम ख़त्म होने के बाद उसे अंदर क्यों आने दिया गया। और पहला ख्याल जो मेरे जहन में आया कि कहीं बैंक में डाकू तो नहीं घुस आए, लेकिन उसका हुलिया उस बात की नफ़ी कर रहा था। मैं चौंका। इस इलाके में नया था, इसलिए मुझे मालूम ना था कि यहाँ हिंदू भी रहती हैं। और मैंने उसकी तरफ सख्त नज़रों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? वो कुछ ना बोला और यकटक मेरी तरफ देखता रहा और उसके होंठ मुसलसल हिल रहे थे। बड़ी बड़ी आंखों में मेरे लिए बीक वक़्त गुस्सा, नफरत और अकीदत नज़र आ रही थी। और मैंने डपट कर कहा, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? वह अभी खामोश रहा और मेरा पारा हाई होने लगा। और अभी मैं सोच ही रहा था कि अशरफ को बुलाकर उससे पूछूं कि कौन है ये शख्स और उसे अंदर क्यों आने दिया गया कि उसकी गूंजदार आवाज़ कमरे में उभरी, महाशय, इस मूर्ख को क्यों कष्ट देता है? उसका कोई दोष नहीं और वो महापुजारियों के आगे रोक नहीं बन सकता। और कमरे में नागवार बू फैली हुई थी और जिसका मंबा शायद वो साधु नुमा शख्स था। मैं पूछता हूँ कि कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? मैंने अपना सवाल दोहराया। महापुरुषों से इस तरह बात नहीं करते। और उसके कुशादा माथे पर बल पड़ गए। बंद करो अपनी बकवास और निकलो यहाँ से। और इस वक्त मैंने गुस्से से कहा, और तुम्हारे जैसे जाली पीर, फकीर और साधु लोगों को झूठी बातें बनाकर उस पर रोब डालते और रकम बटोरते हैं। और मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया और उसकी आंखों में एकदम कहर उतर आया। और इस बार वो बोला तो उसकी आवाज़ गुस्से और नफरत से पुर थी। यदि देवी का ध्यान ना होता तो तुम खुद देख लेते कि हम कितने शक्तिमान हैं, परंतु हम किसी कारण चुप हैं। और महान है देवी कि उसने अकीदत से आंखें बंद कर लीं। और मैंने गुस्से से बेल बजाई, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि बेल बजाने के बावजूद उसमें से आवाज़ ना निकली। और मैंने दोबारा बटन पर हाथ रखा, लेकिन वही नतीजा निकला। और बार बार बटन पर हाथ मारने के बावजूद जब कोई आवाज़ ना आई तो मैं झंझला गया और वह मज़का खेज नज़रों से मेरी नाकाम कोशिशों को देख रहा था। उसके चेहरे के तासरात ने मुझे सीख पा कर दिया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलवाता हूँ। और उसकी आंखों में कहर उतर आया, और मुझे यहाँ तेरी सहायता के कारण भेजा गया था, परंतु तू मूर्ख है और तुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं कि पंडितों और पुजारियों के संग किस तरह बात करते हैं। और गुस्से से उसके मुंह से झाग उड़ने लगा। उसकी आवाज़ गूंजदार और काफ़ी बुलंद थी और मैं हैरान था कि सिक्योरिटी गार्ड कहाँ मर गया और क्या उसने आवाज़ नहीं सुनी होगी। और जबकि उसको ये हुक्म था कि अगर कोई शख्स ज़रा सी बदतमीजी से पेश आए तो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करे।
मैंने शीशे की खिड़की से बाहर देखा और सामने दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड गन पकड़े बदस्तूर बैठा। साधु ने मेरी तरफ देखा और उसके बदे होंठों पर मैंने खेद मुस्कुराहट थी। तू वाकई मूर्ख है और उतनी सी बात तेरी बुद्धि में नहीं आई कि वो मेरी आवाज़ नहीं सुन सकता, और यदि ऐसा होता तो वो अब तक अंदर ना आ जाता। और मैं हैरान था कि ये सब क्या है, और बिल आखिर मैंने कहा, बेहतर है कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे कोई और दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और तुम जैसे बहरूपियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तू वाकई मूर्ख है, और जाने देवी को तुझ में क्या दिखाई दिया जो मुझ जैसे महान पिंडित को तेरे पास भेज दिया। उसने अपना हरदा सराई जारी रखी, और देवी के बे तो देवी ही जाने, वो वह महान है। और वो दोबारा अपनी किसी देवी की तारीफ में लग गया। तुम कौन हो और क्या चाहती हो तुम? और इस बार मैंने जरा नरम लहजे में पूछा। कई सवाल मेरे ज़हन में कुलबुला रहे थे कि यह शख्स कौन है और अंदर कैसे आया और उसे मुझसे क्या काम है। देवी कौन है? और मेरे सवालों के जवाब अगर दे सकता था तो वही मनहूस सूरत साधु। इसलिए मैंने लहजा बदलते हुए पूछा, अब तेरी बुद्धि ने काम करना शुरू किया है? और उसकी आंखों में मेरे लिए तमस्कर था, और मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब्त किए बैठा रहा। सुन मूर्ख, बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है तू, और तेरी पत्नी हमारे कार्यक्रिया में रोक बनेगी, और देवी ऐसा नहीं चाहती। और इस समय तुझे जो कुछ बताने आया हूँ उसका एक लफ्ज मेरे पल्ले ना पड़ा। मुझे तो तुम्हारी एक बात भी समझ में नहीं आ रही। देवी, परीक्षा और ये सब क्या बकवास है, और मैं इस किस्म की बातों में आने वाला नहीं। जाकर किसी और को बेवकूफ़ बनाओ। और मैंने उसे झिड़क दिया, और गुस्से से उसका चेहरा स्याह पड़ गया। देवी की सौगंध, और यदि उसका ध्यान ना होता तो मैं तुझे अभी बताता कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। परंतु और वह गुस्से से बल खाकर रह गया, और उसकी आंखों से बीक वक्त गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासरात का इज़हार हो रहा था। तुम जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? और मैंने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। तू बड़ा भाग्यशाली है जो इतनी बड़ी शक्ति तुझे बैठे बैठाए मिल गई, और जिसे प्राप्त करने के कारण कई साधु और पिंडित पुरलोक सदार गए। उस समय देवी ने ही मुझे यहाँ भेजा है कि तुझ जैसे मोरों को समझाऊं कि जिन कठिनाइयों में तू पड़ने वाला है उनसे बच जाए। और वह खला में घूरते हुए बड़े पुरअसरार अंदाज में बोली, तेरे इस देवी को मुझसे क्या हमदर्दी है जो मुझे बचाना चाहती है, और मुझे क्या समझाना आया है? मैं तो उसकी फजूल बकवास से बेजार हो गया था। तो अपनी धर्मपत्नी को तलाक दे दे और बकवास बंद कर हरामजादे। और मैंने गुस्से में सामने पड़े पत्थर की वजनी एस्ट्रे उठाकर उसके सर पर दे मारी, और साइमा के बारे में उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गया। एस्ट्रे गोली की तरह उसके सर की तरफ गई, लेकिन अगला लम्हा मुझे हैरान कर गया। एस्ट्रे उसके सर से टकराकर यूं पाश पाश हो गई जैसे उसका सर नहीं चट्टान हो, और उसकी आंखें लाल अंगारा हो गईं और इनमें बिजलियां सी कूदने लगीं। तूने मुझ पर हाथ उठाया है महाराज अमर कुमार पर। और वह गुस्से से कांपने लगा, और उसने अपना दाएं हाथ मेरी तरफ उठाया, और उसके होंठ तेजी से हिलने लगे। और वह कुछ पढ़ रहा था कि अचानक उसने चौंक कर छत की तरफ देखा, और कुछ देर वो उसी हालत में खड़ा रहा, और फिर किसी सी नादीदा वजूद से मुखातब हुआ, देवी मुझे मत रोक। तू जानती है कि इस मुसले ने मुझ पर वार किया है, और महाराज अमर कुमार पर, और मैं इसी समय से भस्म कर दूंगा। और कुछ देर वह तद की हालत में खड़ा रहा, और फिर मेरी तरफ देख कर बोला, धन हो देवी के जिसने इस समय तुझे मेरे शराब से बचा लिया, परंतु जो हरकत तूने की है उसका बदला तुझे अवश्य मिलेगा। और वह समय दूर नहीं जब तू मेरे चरणों में पड़ा जीवन बख्शा मांग रहा होगा, और मैं तुझे ऐसा शराब दूंगा कि तू जीवन भर याद रखे। और ये एक महान साधु का तुझसे वचन है। और वह गुस्से से कांप रहा था, और इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो मुड़ा और तेज कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया, और मैं फौरन उसके पीछे लपका, और बाहर कोई भी ना था। एक लम्हे में वो गायब हो गया था, और मैं तेज कदमों से चलता हुआ मेन दरवाजे तक गया, और अशरफ मुतअद्दी से अपनी ड्यूटी दे रहा था, और मुझे देखकर वो खड़ा हो गया। किधर गया वो खबीस? मैंने उसके करीब जाकर इधर उधर देखते हुए गुस्से से पूछा। बैंक एक बड़े हाल और मेरे कैबिन पर मुश्तमिल था, और हाल खाली पड़ा था। किसको ढूंढ रहे हैं साहब? अशरफ ने हैरत से मुझे देखा। और तुम किस तरह अपनी ड्यूटी देते हो, और मेरी इजाज़त के बगैर तुमने उस हिंदू को अंदर कैसे आने दिया? और मैंने उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखा। कौन हिंदू साहब जी? किसकी बात कर रहे हैं? और मैं तो इस वक्त से यहाँ बैठा हूँ, और मैंने तो किसी को नहीं देखा। और वो बुरी तरह बुखला गया। झूठ मत बोलो। और अभी एक हिंदू अंदर आया था, और काफ़ी देर वो मेरे कमरे में खड़ा बाकी बातें करता रहा, और तुम कह रहे हो कि कोई नहीं आया।
वो कस्में खाने लगा कि उसने किसी को नहीं देखा, और मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और फिर से सख्ती से ताकीद की कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं उसके खिलाफ शिकायत लिखकर भेजूंगा। और सारे वाक़े पर मुझे सख्त हैरत थी कि कहीं बैठे बैठे मेरी आंख तो नहीं लग गई और मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। मैं बड़बड़ाया, लेकिन कमरे में टूटी हुई ऐश ट्रे के टुकड़े उस बात की नफी कर रहे थे। और काफ़ी देर में बैठा उलझता रहा और फिर सर झटक कर इन ख्यालात से पीछा छुड़ाया और बैंक अपनी निगरानी में बंद करवाकर घर आ गया। सारा रास्ते में सोच में गुम रहा और साधु की बातें मेरी समझ में नहीं आई थीं, और वो किस शक्ति की बात कर रहा था और देवी कौन थी। साइमा को मुझसे अलहदा क्यों करवाना चाहता था और उन सवालों के जवाब कौन देता। सोच कर मेरा सर दुखने लगा और घर में दाखिल हुआ तो साइमा ने हस्बे मामूल मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। आज इतनी देर कहाँ लगा दी, और रोज़ाना तो आप 5:30 बजे तक आ जाते हैं। और मैंने कई बार बैंक फ़ोन किया, लेकिन घंटी बजती रही और किसी ने फ़ोन रिसीव ना किया। तो क्या मैं समझी क्या बैंक से निकल चुके हैं और इमरान भाई की तरफ चले गए थे क्या? और साइमा ने ब्रीफ केस मेरे हाथ से लेते हुए पूछा, और मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए बोला, सांस तो लेने दो। और एकदम इतने सवालात, और मैं तो कमरा इम्तिहान में भी कभी इतने सवालात का जवाब ना दे सका। इसका मतलब है कि आप लायक शागिर्द नहीं। और गुलाबी लब मुस्कुराने लगे। तुम खाना गर्म करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और मैंने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा। और बच्चे सो चुके थे और हमने खाना खाया और कुछ देर बातें की। और काम की ज्यादती की वजह से थकन हो जाया करती, इसीलिए मैं जल्द ही सो गया। दूसरे दिन बैंक पहुंचने के थोड़ी देर बाद मैंने इमरान को अपने कमरे में बुलाया और कल जो कुछ यहाँ हुआ था तो बताया, और वो मुंह खोले हैरत से मेरी बात सुनता रहा। हैरान कौन बल्कि नाकाबिले यकीन बात है खान साहब। और वो मेरे खामोश होने के बाद बोला, अगर ये सब कुछ मेरे साथ ना हुआ होता तो मैं भी यही कहता। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बाहर निकल गया, और उसकी वापसी में ज्यादा देर ना लगी। खान साहब, मैंने अशरफ से पूछा है और वह कस्में खाता है और कहता कि बेशक उससे हल्फ ले लें, और ना उसने किसी को अंदर आने दिया है और ना किसी को देखा है। और खान साहब, उसे इस बैंक में मुलाजमत करते हुए 7 साल हो गए हैं और आज तक उसकी कोई शिकायत नहीं आई। 5 वक्त का नमाजी और अपनी ड्यूटी का पाबंद है। फिर वो सब क्या था, और मैं बुरी तरह उलझ गया। मैं खुद हैरान हूं कि इस बैंक में मुझे 12 साल हो गए हैं और मुलाजमत करते हुए कभी इस किस्म का कोई वाकया ना हुआ, और इस हुलिये का कोई आदमी यहाँ नहीं आया। अच्छा ये बताओ कि यहाँ हिंदू रहते हैं कहीं आसपास? यहाँ से तकरीबन 7-8 कोस दूर सपेरों की एक बस्ती है, और वो हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो तो बहुत गरीब और बेचारे किस्म के लोग हैं, और गलियों में घूम फिर कर सांप का तमाशा दिखाते और भीख मांगते हैं। हाँ, छोटी मोटी चोरियां जरूर करते हैं अगर दाव लग जाए, और उसके अलावा उनके बारे में कभी और कोई बात नहीं सुनी। अच्छा छोड़ो इस बात को, और जो भी होगा देखा जाएगा। और अगर दोबारा वो आया तो देख लेंगे। और हम कुछ देर बैठे बातें करते रहे और फिर वो अपनी सीट पर चला गया। मैं भी अपने काम में मसरूफ हो गया, और फसल की कटाई हो चुकी थी, और इन दिनों में बैंक में काम ज़्यादा होता था, और काम करते करते 5 बज गए और छुट्टी की वक्त हम बाहर निकलने लगे तो इमरान कहने लगा, खान भाई, और मैंने एक मकान आपके रहायश के लिए देखा है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, और 2 कमरे, बाथरूम और सहन, और ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, बस गुजारा है। रहने दो इमरान, इतना खूबसूरत बंगला छोड़कर साइमा 2 कमरे के तंग मकान में कभी ना जाएगी। और वैसे भी अब वो एडजस्ट हो चुकी है, और उसके बाद कोई ऐसी बात भी नहीं हुई। दरअसल मुझे तो पहले ही यकीन ना था, और उस घर में ऐसा कोई फजूल चक्कर है, लेकिन साइमा की वजह से परेशान था। और उसके बाद बात कम हो गई, और दूसरे दिन जब मैं बैंक जाने लगा तो साइमा ने मुझे याद दिलाया कि माली और पौधों का बंदोबस्त करना है। और शाम को जब हम आने लगे तो मैंने अरमान से माली और पौधों का जिक्र किया, और वो कहने लगा, मेरे एक दोस्त है रजाक साहब, उन्होंने बहुत बड़ी नर्सरी बनाई हुई है, और चलकर उनसे पौधे भी ले आते हैं, और वहीं से माली का बंदोबस्त भी हो जाएगा। दोपहर को बारिश होने की वजह से मौसम खुशगवार हो गया था, और इसलिए हम पैदल ही चल पड़े, और मेरा मकसद शहर के रास्तों से वाकफियत हासिल करना भी थी। हम दोनों गपशप करते चले जा रहे थे कि अचानक किसी ने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली, और मैं चौंक कर मुड़ा। वो एक मैला कचैला मलंग था, और उसके सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे, और लाल अंगारा आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। और अचानक उसने हज़ियानी अंदाज में कहका लगाया, पकड़ा गया, और आखिरकार पकड़ा गया, और इस बार उसका शिकार तू है, सुन लिया।
और इस बार उसका शिकार तू है। और मैंने जेब में हाथ डाला ताकि उसे कुछ सिक्के दे सकूं, और लोग हमारी तरफ देखकर हंस रहे थे। पागल है बेचारा, किसी ने कहा, और वह सबसे बेनियाज मेरी आंखों में देख रहा था और जिनमें अजीब सी कशिश थी। और मैंने जेब से 10 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। उसने नोट मुंह में डाला और निकल गया और फिर कहके लगाने लगा। और इमरान ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, बाबा जी हमें जाने दो। उसने इमरान की बात पर जरा ध्यान ना दिया। साधु क्या कहता था, और उसने मेरे कान के पास मुंह लाकर सरगोशी की और मैं बुरी तरह चौंक गया। सब कुत्ते उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन वो तो तुझ पर आशिक हो गई है। और वह सीधा मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, और बीवी के पल्लू से बंध जा और सुना मैं क्या कह रहा हूं। उसने सरगोशी की। मैं आपकी बात समझा नहीं बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं। और मैं वाकई कुछ ना समझा था। अहमक है तू, कुछ नहीं समझ सका। और आग से ना खेल, वो तो आग है, आग, और जल जाएगा। और उसने एक वैश्याना कहकर लगाया और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। और मैंने इमरान की तरफ देखा और वह मुस्कुराकर बोला, बेचारा पागल है। और मैंने नफी में सर हिलाया। तुमने शायद उसकी बात गौर से नहीं सुनी, और वह कह रहा था कि साधु क्या कहता था। वाकई, और मैंने नहीं सुना। और इमरान ने हैरत से मेरी तरफ देखा। उसने मेरे कान में सरगोशी की थी और मैंने कहा कि हम दोबारा चल पड़े। और मैं सारा रास्ता यही सोचता रहा कि मलंग की बातों का क्या मतलब था, और क्या वो साधु को जानता है, और वो किसकी बात कर रहा था कि कौन आग है और बीवी के पल्लू से बंध जा। इसका मतलब मेरी समझ में ना आया, और बल्कि सच पूछे तो मैं उसकी कोई बात ना समझ सका था। अजीब बेरबत बातें कर रहा था, और साधु ने भी कुछ बेमैनी सी बातें की थी। नर्सरी से पौधों और माली दोनों का बंदोबस्त हो गया, और वापसी पर मेरी नजरें उसी मलंग को तलाश करती रहीं, पर वो ना मिला। और घर पहुंचकर मैंने साइमा को बताया कि कल माली और पौधे पहुंच जाएंगे। वो लान में जाकर जगह जगह देखने लगी, और जहां कल उसने माली से पौधे लगवाने थे और बच्चे अंदर कमरे में बैठे खेल रहे थे, और मैं बेड पर लेट गया। मेरे ज़हन में अभी तक उस मलंग की बातें गूंज रही थीं। साधु क्या कहता था, और उसकी सरगोशी जैसे अब भी मुझे सुनाई दे रही थी। खाना लाऊं खां साहब, साइमन अंदर आकर पूछा। हाँ ले आओ। और सब ने वही बैठकर खाना खाया, और शाम होने को थी और सर्दी में इजाफा होने लगा, और खाना खाने के बाद बच्चे सो गए। क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं, और जब बाहर से आए हैं जब से मैं देख रही हूं कि आप चुप चुप से हैं। खैरियत तो है। और साइमा ने मेरे पास बैठते हुए पूछा। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, बस काम की ज्यादती है, और इसलिए इस बार मैं सोचो विचार कर रहा था कि मैं उसे साधु और मलंग की बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। मैं सोच रही थी कि हम सब कुछ दिनों के लिए लाहौर चले जाएं, और अब 2-3 दिन की छुट्टी ले लें, और मेरा बड़ा दिल कर रहा है सबसे मिलने को। मुझे तो शायद छुट्टी ना मिल सके, और इतनी जल्दी छुट्टी मैं लेना भी नहीं चाहता, और तुम चली जाओ बच्चों को लेकर। और मैंने कहा, उसने नफी में सर हिलाया। क्यों? और मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। कमाल करते हैं आप भी, और खाना कहाँ से खाएंगे, और इतनी दूर जाकर कम से कम 1 हफ्ता तो रहना पड़ेगा, और इतने दिन आपकी जरूरियात का ख्याल कौन रखेगा। और वह वैसे ही थी, हर दम मेरा ख्याल रखने वाली। इसलिए तो कहता हूँ कि दूसरी शादी करने दो, और एक बीवी और कहीं जाए, अगर कहीं जाए तो दूसरी ख्याल रखने को मौजूद हो। और मैंने हंसते हुए उसे छेड़ा। ठीक है, काले दूसरी शादी में चली जाती हूँ, और आप जी भरकर उसके साथ रह लें, और आपकी हसरत पूरी हो जाएगी। उसने गुस्से से कहा और उठकर जाने लगी, और मैंने उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, और अपने ध्यान में थी झटका खाकर मेरे ऊपर आन गिरी, और स्याह घने बाल मेरे चेहरे पर फैल गए, और मैंने एक गहरी सांस ली। उसके वजूद की खुशबू से मुअत्तर हो गया, और हसीन आंखें पानियों से भर गई थीं। इस किस्म का मजाक मैं भी इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, और मैंने उसका हसीन चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। अरे बेवकूफ़, मैं मजाक कर रहा था और तुम तो सीरियस हो गई। उसने डुबडुबाई आंखों से मेरी तरफ देखा, और मैं ये बात मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप किसी दूसरी औरत की तरफ मतवज्जा हों, और उस दिन मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई। और मैंने दोनों हाथों से कान पकड़ लिए, और वो मेरी इस अंदाज पर हंस पड़ी। आइंदा ऐसा मजाक ना करना, वो बोली, और मैंने उसकी नाक को चुटकी में पकड़ कर कहा। ठीक है मलका आलिया, और गुलाम आइंदा इस बात का ध्यान रखेगा। और उसने मुस्कुराकर सर असबात में हिलाया, और मेरे मजबूर करने पर वो दूसरे दिन बच्चों के साथ लाहौर चली गई, और उन्हें कोच में बिठाकर मैं बैंक चला गया। और थोड़ी देर बाद मोहम्मद शरीफ इजाज़त लेकर अंदर चला गया। वो उसी बैंक में क्लर्क था, और नहायत मुत्तकी और परहेजगार, और इसमें
इसमें बामसमा था और चेहरे पर से पाकीज़गी छलकती और पाबंदे शरअ था और हर वक्त वो ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ नज़र आता और बैंक का सारा अमला उसकी इज्जत करता था। अंदर आ सकता हूँ जनाब? वो दरवाजे पर खड़ा पूछ रहा था। आए शरीफ साहब, आप बिला इजाज़त अंदर आ जाया करें और पूछा ना करें। और मैं उसके एहतराम में कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और कहिए क्या बात है। उसने अदब से मेरे साथ मुसाफा किया और कहने लगा, खान साहब, परसों मेरे बेटे का अकीका है और मेरी ख्वाहिश है कि आप उसमें शिरकत करके मुझे इज्जत बख्शें। क्यों नहीं मोहम्मद शरीफ, और ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आप जैसा नेक इंसान अपनी दावत में मुझे बुलाए। जनाब क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप बड़े अफसर हैं, हम तो आपके खादम हैं। और वह सरापा इनकसार बन गया। ऐसी बात नहीं, और बड़ी तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और उसके बंदे तो सब बराबर हैं, और ये दर्जे बंदियाँ भी उसी की बनाई हुई हैं ताकि दुनिया का निज़ाम आसान तरीके से चलता रहे। और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक बड़ी ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। और वह एक जज़ब के आलम में बोला, तो फिर मैं तवक्का रखूं कि आप तशरीफ़ लाकर मेरी इज्जत अफजाई करेंगे। और क्यों नहीं शरीफ, मैं बखुशी आऊँगा। शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। उसने जाते जाते सलाम किया और 5:30 बजे मैं बैंक से निकला और पैदल ही घर की तरफ रवाना हो गया। मैं खरामा खरामा चला जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र उसी मलंग पर पड़ी जो कल हमें मिला था। Come and fly away.